The case study of Vanitas, episode 15, The Deaptures Vampires. So what is up guys, welcome back to It's Sato। और क्या हाल है तुम सबके? होप तुम सब बड़े ही होंगे। So थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा आज क्या होने वाला है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द केस स्टडी ऑफ वेनिटास का एपिसोड 15। इसका टाइटल है डीएप्चर्स वैम्पायर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये क्या है यार? वीडियो देखने वालों में से बस 14% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। यार तुम वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अब बहुत हो गई बकवास, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं चार्लेटन को देख के नॉय बोलता है, नीनिया उससे दूर हो जाओ। तभी क्लोए चार्लेटन से पूछती है, नीनिया क्या ये तुम्हारा नाम है? इसके जवाब में चार्लेटन कहती है, वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। क्लोए नॉय से कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो, बैठ जाओ, खाना आ गया है। नॉय क्लोए से पूछता है, क्या तुम ही जियोडन की बीस्ट हो? अवाई के बीस्ट एक श्रापित वैम्पायर है। अगर ऐसा है तो उस चीज नीनिया ने तुम्हारा नाम चुरा लिया है। तुम मुस्कुराते हुए उसके बगल में कैसे बैठ सकती हो? क्लोस के जवाब में कहती है, क्योंकि यही मैं चाहती, ये मेरी इच्छा की कीमत थी, मैं खुद की इच्छा से श्रापित बनी। ये सुन के नॉय कहता है, खुद की इच्छा से? तभी नीनिया कहती है, सही कहा, कुछ नाम है जिन्हें पाने के लिए मैं मरी जा रही हूँ, पर क्लोज जितने ताकतवर वैम्पायर से जबरदस्ती करके उनके नाम नहीं ले सकती। तो मैं अच्छे से पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूं तो क्या तुम मुझे अपना असली नाम दोगे? ये बात तुम पे भी लागू होती है नॉय। मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन तुम्हारा नाम लेने में नाकामयाब रही। तुम बड़ी चुनौती हो, इसलिए मैं तुमसे भी पूछती हूँ, मुझे बताओ नॉय, वो कौन सी इच्छा है जिसके बदले में तुम मुझे अपना असली नाम दे दोगे? ये सुन के नॉय कहता है, क्या तुमने यही बात लुइस से भी कही थी? तभी नैनिया हंसने लगती है और नॉय उस पर हमला कर देता है, लेकिन नॉय से सारा खाना गिर जाता है। तभी क्लोए नॉय को मारती है और नॉय दूर जाके गिरता है और क्लोए कहती है, जो बच्चे खाना बर्बाद करते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं। आगे दिखाते हैं जीन और नॉय कहीं पे हैं और जीन कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्लोए जब गुस्सा करती है तो वो डरावनी हो जाती है, याद रखना। ये सुनकर नॉय कहता है, क्लोए अब कहाँ है? इसके जवाब में जीन कहता है, वो अभी उस काली परछाई के साथ है, तुम्हें अभी उनसे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर नॉय कहता है, मुझे पता है, पर हम उसे उस खतरनाक चीज के साथ रहने नहीं दे सकते। तभी नॉय के पेट से आवाज आती है और जीन कहता है, तुमने सारा खाना जमीन पर गिरा दिया और अब तुम्हें भूख लग रही है। जीन नॉय को सूप देता है। तभी नॉय जीन से शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए और वो आगे कहता है, मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं हूँ नॉय। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जीन कहता है, अपना हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुम्हें और सूप चाहिए तो खुद ले लो। नॉय सुन के कहता है, नहीं, मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। सुन के जीन नर्वस हो जाता है और कहता है, मुझे पहले कभी किसी ने हाथ मिलाने के लिए नहीं कहा। फिर उससे हाथ मिलाता है। तभी सीन चेंज होता है और वेंटास और बाकी लोगों को दिखाता है, जहाँ डांटे वेंटास से पूछता है, डीएप्चर के घर के बारे में तुम्हें कितना पता है? इसके जवाब में वेंटास कहता है, उतना ही जितना तुम्हारी दी हुई फाइल में था। उनका परिवार बीच के हंगामे में मारा गया। तभी डांटे कहता है, हाँ, पर और भी कुछ है। डीएप्चर्स वर्ल्ड फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे थे, चर्च की इसी बात पर पाबंदी लगाने पर भी उन्होंने रिसर्च से अल्ट्रेशन इंजन बनाया है, एक डिवाइस वर्ल्ड फॉर्मूले को बदलने के लिए। इसी ने जियोडन के बीस्ट को जन्म दिया। ये सुन के वेंटास कहता है, तो सवाल ये है कि क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है? क्या इसलिए ही वैम्पायर्स और इंसानों दोनों की इसमें दिलचस्पी है? तभी डांटे कहता है, शायद। आगे वेंटास पूछता है, तो तुमने ये सब कहाँ से सुना? तुम किसके हुक्म के नीचे काम कर रहे हो? इसके जवाब में डांटे कहता है, सर फ्रांसिस बर्नी, जिसे क्लॉकवर्क फील्ड मार्किस मशीना के नाम से भी जाना जाता है। वो आगे कहता है, मार्किस मशीना ने तुम्हें इसमें शामिल करने को कहा। कोई शक नहीं, क्योंकि तुम ब्लू मून क्लैन के एक मेंबर हो। साथ ही वो जानना चाहते हैं कि अल्ट्रेशन इंजन सच में मौजूद है या नहीं, और अगर हो सके तो मुझे उसे ढूंढकर उस तक पहुंचना होगा। तभी वापस नॉय और जीन को दिखाते हैं और जीन कहता है, हरमन डीएप्चर्स परिवार का आखिरी मुखिया, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके भाई बहन, वो सब नहीं रहे। डीएप्चर्स की एक ही मेंबर बची है, जो है क्लोए। तभी नॉय उससे पूछता है, क्लोए यहाँ कितने वक्त से है? इसके जवाब में जीन कहता है, वो हमेशा से यहाँ है। जियोडन के बीस्ट के हादसे के पहले से क्लोए डीएप्चर्स परिवार की हर एक पीढ़ी पर नजर रखते हुए आई है। वो आगे पूछता है, तुम और तुम्हारे लोग यहाँ क्यों हो? क्या तुम क्लोए को चोट पहुंचाना चाहते हो? नॉय इसके जवाब में कहता है, मेरी दुश्मन नीनिया है, क्लोए नहीं। तभी जीन कहता है, अब तुम उसे उस ब्लैक शैडो से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए नॉय कहता है, जाहिर सी बात है, किसे पता क्लोए को क्या होगा अगर कुछ ना किया जाए। मेरे साथी के पास शायद ताकत है क्लोए को असली नाम वापस लाने की, मैं उसे यहाँ पे लाऊंगा। तभी जीन नॉय की बात काटते हुए कहता है, क्या करने के लिए? तभी नैनिया और क्लोए को दिखाते हैं और नैनिया कहती है, तुम्हें पक्का यकीन है नॉय उस लड़के को साथ रहने देना अच्छा ख्याल है? इसके जवाब में क्लोए कहती है, हाँ, ये एक खास मौका है, जीन के एक दो दोस्त तो होने ही चाहिए। वापस जीन को दिखाते हैं और वो कहता है, क्लोए ने कहा उसने अपनी मर्जी से अपना असली नाम लेने दिया,
उस परछाई के आने से पहले तक वो हर दिन रोती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था। तभी नैना को दिखाते हैं और वो कहती है, जब कोई मेरी चीज को बिना पूछे छूता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहुत समझदार हो, है ना? इसके जवाब में क्लोई कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी वापस जीन को दिखाते हैं और वो कहता है, अगर क्लोई यही चाहती है और इससे अगर उसके आंसू नहीं बहते हैं तो मैं इसके साथ समझौता कर लूंगा। मैं आखिर तक क्लोई के साथ रहूंगा, चाहे अंत में तबाही क्यों ना लिखी हो। वापस क्लोई को दिखाते हैं और वो कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत जलन होती है। आगे दिखाते हैं क्लोई कहीं जा रही है और वो कहती है, बाबल के छोड़े हुए निशान आखिर गायब होना शुरू हो गए आधे 16वीं सदी के बाद। तभी क्लोई का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्लोई से कहता है, इन दीवारों के बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक वैम्पायर हो। तभी क्लोई बोलती है, मैं 4 साल की थी जब मैं एक वैम्पायर की तरह जागी। मुझे लगता है कि एक बार बाबल ने वर्ल्ड फॉर्मूले को बिगाड़ दिया जिससे इस दुनिया पर भी असर होने लगा। वापस उसी इंसान को दिखाते हैं जो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। वापस क्लोई बोलती है, 11 साल की होने के बाद मेरे शरीर ने बढ़ना बंद कर दिया। लोगों को बताया गया कि क्लोई डिएप्चर बीमार होकर मर गई। उस दिन से डिएप्चर की एम्पायर को छिपा दिया गया। पहाड़ों की गहराइयों में हमारे महल में वर्ल्ड फॉर्मूले को पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने मशहूर मेजर्स और अल्केमिस्ट को जमा किया। तभी दिखाते हैं क्लोई के पापा बिस्तर पर लेटे हैं और वो कहते हैं, फिक्र मत करो क्लोई, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। आगे क्लोई बोलती है, क्लोई डिएप्चर को फिर से इंसान बनाना मेरे पापा की आखिरी इच्छा वक्त के साथ गुजरते गुजरते बदल गई। वर्ल्ड फॉर्मूले के राजों को खोलना और जो सिर्फ भगवान की ताकत में है उस पर हाथ डालना डिएप्चर के घर की उत्साही इच्छा बन गई। मैं इस सब की गवाह हूँ, मैं उन सब पर नजर रखी, मैं डिएप्चर की पीढ़ियों के बीच रही। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ रूथवन को दिखाते हैं और वो कहता है, तो तुम हो लेजेंडरी क्लोई डिएप्चर। जिसे देख के क्लोई बोलती है, तुम एक वैम्पायर हो। तभी रूथवन कहता है, इस दिन और उम्र में तुम्हें इस शब्द को इतनी आसानी से अपने होठों से बाहर नहीं आने देना चाहिए। क्लो आगे बोलती है, उसने अपनी जान पहचान अगस्त नाम से कराई, मैं पहले कभी किसी दूसरे वैम्पायर से नहीं मिली। आगे दिखाते हैं क्लोई और रूथवन एक रूम में जाते हैं और क्लोई कहती है कि वर्ल्ड फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किस मीडियम के इस्तेमाल से फॉर्मूले में छेड़छाड़ करते हो। डिएप्चर्स परिवार ने आवाज के मीडियम के तौर पर चुना। ये सुनकर रुद्वान कहता है, अगर एक अल्टरेशन इंजन जो वर्ल्ड फॉर्मूले को फिर से लिख सकता है तो हम इस दुनिया के सुनहरे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। आगे क्लोई कहती है, ये महल और उसे घेरे हुए जियोडन के पहाड़ मेरी दुनिया रहे हैं, मुझे इसके बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही इसके बारे में कभी सोचा। तभी रूथवान को दिखाते हैं और वो कहता है, इन दीवारों के बाहर वैम्पायर इंसानों के साथ बड़ी मुश्किल में फंसा है, या मैं कहूँ चर्च से पूरे देश में वैम्पायर का शिकार किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान पर शक है तो उसे मौत तक तड़पाया जाता है। चर्च की आंखों में वैम्पायर से एक नफरत है जो सिर्फ मौत के लायक है। ये सुनकर क्लोई उससे पूछती है, तुम किसकी तरफ हो, इंसान या वैम्पायर? इसके जवाब में रूथवान कहता है, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। मेरी बात सुनो क्लोई, मुझे वैम्पायर से उतना ही प्यार है जितना इंसानों से, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस मुश्किल को खत्म करना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं रूथवान जेन्ने को क्लोई के पास लाया है और वो क्लोई से कहता है, थोड़े टाइम तक इसका ख्याल रखो। आगे दिखाते हैं जेन्ने बाहर भाग रही होती है और क्लोई उससे रोकती है, लेकिन जेन्ने उसकी बात नहीं मानती और वो आगे चली जाती है। क्लोई उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो एक खूबसूरत फूलों के बाग में जाते हैं और क्लोई कहती है, पहली बार मैंने अपने पापा की बात को नजरअंदाज कर दिया और धरती, हवा और फूलों की खुशबू में लिपट गई। पहली बार मैंने आसमान को इतना बड़ा, नीला और खूबसूरत देखा। उस दिन के बारे में हर एक बात कमाल की थी। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं जेन्ना वापस जा रही है और वो बहुत रो रही है। उसे देख के क्लोई कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं तुम्हें बड़ी हो चुकी देखूंगी। आगे क्लोई कहती है, उसके बाद मैंने उसके बारे में नहीं सुना, मैं चिंता में थी उसे कुछ हुआ होगा, पर मैं उसे देखने भी नहीं जा सकी। आगे दिखाते हैं वो एक मशीन के पास बैठी है और कहती है, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। तभी चाइल्ड की आवाज आती है, इंसानों ने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया, फिर भी। आगे सीन चेंज होता है और रूथवान को दिखाते हैं जो जख्मी है और क्लोई के पास आता है। वो कहता है, तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है? कैल्कुलेशन इंजन पूरा हो गया? मैं गलत था, मुझे लगा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, पर वो नहीं समझ सके। मैं शुरू से ही गलत था, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, पर वैसा करने के लिए मुझे डीएचएस की रिसर्च की जरूरत है। ये सुन के क्लोई मना कर देती है। तभी रूथवान उसको खून पीने लगता है और कहता है, कसम खाओ, अपनी ताकत का इस्तेमाल डीएचएस की जानकारी का इस्तेमाल मेरे हिसाब से करो। लेकिन तभी क्लोई वेंटास जैसी पावर यूज करती है और वो कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। डीएचएस परिवार का हर मुखिया इस रिसर्च से उम्मीद लगाए बैठा था, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। और रूथवान वहां से चला जाता है। आगे क्लोई बोलती है, तब मैंने सबसे पहले दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद मुझे एक शख्स से लेटर मिला जो अपने आप को रूथवान का दोस्त कहता है। तब मुझे पता चला ह्यूमन और वैम्पायर के बीच की लड़ाई खत्म हो गई, तो मैंने अकेले अपनी रिसर्च को जारी रखा सालों तक। अगर सीन चेंज होता है और क्लोई को दिखाते हैं जो उसी फूल के बाग में लेटी है और वो कहती है, पता नहीं जेन्नेट ठीक होगी या नहीं।
और वो सोचती है मुझे यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द अल्टरेशन इंजन पूरा करना होगा। लेकिन ये सब किस लिए है, मैं ये क्यों कर रही हूँ? तभी चार्लेटन की आवाज आती है, क्योंकि तुम अकेली हो, है ना? तुम बहुत अकेली हो, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम इससे निकलने के लिए कुछ भी करोगे। अच्छा होता अगर तुम्हें बाहरी दुनिया का कोई पता ही ना चलता। इस तरह से तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम अकेली हो। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था, जियोडन एक पिंजरा है जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। तुम इसे तबाह कर देना चाहिए। अगर तुम आजाद होना चाहती हो, अपने नुकीले दांत बाहर निकालो, पंख नहीं। छोटी सी चिड़िया मत बनो, एक बीस्ट बन जाओ। तभी आगे कुछ ऐसे सीन दिखाते हैं जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आगे दिखाते हैं दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की मारी गई जिसका नाम जेन्नत था। उसको भेड़िया किसी और जानवर ने मार दिया। तभी क्लोए कहती है नहीं, वो बस एक बुरा सपना था। तभी चार्लेटन बोलती है बुरा सपना कौन सा था? मैं, ये वो दुनिया जिसमें तुम रहती हो। बेचारी नन्ही सी क्लोए, तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, असल में तुम क्या चाहती हो? वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ क्लोए उसी मशीन के पास खड़ी है और वो कहती है आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होगी। वो उस मशीन को टच करती है और उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सबको का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन